स्वागत है दोस्तों पीएस क्लासेज के इस नए वीडियो सेशन में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और शुरुआत से पढ़ेंगे। पहला चैप्टर फिर दूसरा चैप्टर क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे। तो फिजिक्स में अगर देखा जाए, भौतिकी में अगर देखा जाए तो पहला चैप्टर है आपका 11th में। भौतिकी में अगर देखा जाए तो पहला चैप्टर है भौतिक जगत, जिसे हम लोग कहते हैं, अगर इंग्लिश में मैं इसे बात करूं तो हम कह सकते हैं इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो आज इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों इस चैप्टर का कोई यूज नहीं है आपके 11th सिलेबस में। कहने का मतलब क्या है, अगर यूज नहीं है तो इसे आपके सिलेबस में क्यों जोड़ा गया। तो यूज इस प्रकार से नहीं है कि इसका एग्जामिनेशन में कुछ आना नहीं है, इसका कोई भाग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो चैप्टर है यह आपको इसलिए दिया गया है जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो फिजिक्स पढ़ने में, भौतिकी को पढ़ने में, अध्ययन करने में। और अगर इसके बारे में बात करें तो यह चैप्टर कहीं ना कहीं हमको बताता है कि इसके यूज क्या हैं, भौतिकी के हमारे दैनिक जीवन में हम लोग कैसे समझते हैं, हर जगह फिजिक्स किस प्रकार से है, इन सारी बातों का अध्ययन कराता है। और अगर इसके बारे में हम लोग जानें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे हमने 10th में पढ़ा था फिजिक्स, तो फिजिक्स का बहुत छोटा भाग पढ़ा था, लेकिन वहाँ से कुछ चीज़ें उठाकर यहाँ पर भी दी गई हैं जिससे हम इंटरलिंक कर पाएँ कि वास्तव में जो फिजिक्स हम वहाँ पढ़ रहे थे वही फिजिक्स यहाँ पर है, बस उसे थोड़ा संक्षिप्त रूप ना करके इसे ब्रॉड में कर दिया गया, बहुत बड़े पैमाने पर दे दिया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भौतिकी जगत को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ये जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं ये आई कहाँ से। तो ये फिजिक्स जो है यह एक पार्ट है किसका, साइंस का। अगर बात करूं मैं फिजिक्स की, भौतिकी की बात करूं तो ये जो भौतिकी है यह पार्ट है एक विज्ञान का, साइंस का। तो पहले जानते हैं साइंस क्या होती है। साइंस जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और अगर इसकी शॉर्ट टर्म डिफिनेशन की बात किया जाए तो साइंस की शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। साइंस का अर्थ क्या हो गया, जानना या टू नो। और अगर इसके बारे में बात करें तो हिंदी में हम लोग साइंस को क्या कहते हैं, विज्ञान। और यह विज्ञान जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष, विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। कहने का मतलब क्या है, किसी विषय वस्तु के बारे में विशेष जानकारी ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब आइए जानते हैं इसके पार्ट के बारे में। तो दोस्तों हम लोग जो विज्ञान पढ़ते हैं वह 3 भागों में पहले डिवाइड था। पहला था खगोल विज्ञान, और दूसरा था आपका जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, तीसरा था भूगर्भ विज्ञान। तो खगोल विज्ञान की अगर बात करें तो यह एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंस थी जिसमें हम लोग अंतरिक्ष, ग्रहों, तारों के बारे में आदि का अध्ययन करते थे। प्राकृतिक विज्ञान जो था इसमें हम लोग प्रकृति, नेचर के बारे में अध्ययन करते थे, प्रकृति के मूलभूत नियमों और गुणों का अध्ययन करते थे। इसके भी कई भाग हुए। और इसके बाद भूगर्भ की विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो इसे क्या किया जाए, पृथ्वी तथा पृथ्वी से संबंधित जितने भी तथ्य थे उसका अध्ययन हम लोग भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ अगर मैं प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण करूं तो प्राकृतिक विज्ञान के भी 2 भाग हुए। पहला था आपका भौतिक विज्ञान और दूसरा था आपका जीव विज्ञान। अब अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान की भी 2 शाखाएं हुई। पहला था भौतिकी और दूसरा था रसायन। यहाँ से हम लोग रसायन विज्ञान की भी शाखाएं पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हुई, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके बारे में। पहला था आपका भौतिकी और दूसरा था रसायन। रसायन विज्ञान में जैसे हम लोग पढ़ते हैं
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो सारे जो भाग निकल के आए वो रसायन से निकल के आए। लेकिन रसायन विज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से निकल के आया? भौतिक विज्ञान से। और भौतिक विज्ञान से ही कौन निकल कर आया? भौतिकी। ये हुई सामान्य जानकारी जहाँ से भौतिक विज्ञान निकल कर आया। अगर और बात करूँ मैं तो जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में आप लोग जानते ही हैं क्या पढ़ते हैं? बॉटनी, जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। तो इन सारी बातों का ये सामान्य जानकारियाँ हैं। भौतिकी आई कहाँ से? इसलिए। अब और आगे जानते हैं इसके बारे में। तो आइए देखते हैं भौतिकी क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। भौतिकी क्या होती है? भौतिकी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स शब्द जो है यह लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना। फ्यूसिस शब्द का मतलब क्या है? फ्यूसिस शब्द, इसका मतलब होता है प्रकृति या नेचर। प्रकृति या नेचर इंग्लिश में कहूँ, कहने का मतलब क्या है? अगर हम भौतिक विज्ञान को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये हो गई भौतिक विज्ञान की पहली परिभाषा। और अगर बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने क्या किया? द्रव्य तथा ऊर्जा में संबंध बताया। द्रव्य तथा ऊर्जा में संबंध बताया। तो द्रव्य की अगर बात करूं तो द्रव्य मतलब पदार्थ या मैटर। तो पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरती है, जिसे हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, तथा जिसका एक निश्चित भार होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ऊर्जा की बात करूं तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो द्रव्य जो था, द्रव्य और ऊर्जा में इन्होंने संबंध स्थापित किया और यह बताया कि द्रव्य और ऊर्जा से एक इक्वेशन बनाया, E=mc²। यहाँ से इन्होंने एक इक्वेशन दिया। इसी इक्वेशन के कारण ही इन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा गया। कहने का मतलब क्या है? आधुनिक भौतिकी के पिताजी कौन हैं? आइंस्टीन हैं। इसके बाद और अगर बात करें तो अगर भौतिकी को यहाँ से इनकी परिभाषा से परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है या उनकी द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। ये हो गई सामान्य जानकारी। और अगर बात करें हम तो भौतिक विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है यहाँ पर। जैसे अगर मैं बात करूं तो यांत्रिकी हुई, यांत्रिकी जिसे हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा अगर बात करूं तो हुआ प्रकाशिकी, जिसे हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हुआ आपका इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और अगर चौथे बात करूं तो चौथा है थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स। पांचवा है आपका तरंग, ऊष्मा। ये सब, इन सब जो हैं ये भौतिकी की क्या हैं? ब्रांच हैं, इनकी शाखाएं हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें अध्ययन करना है भौतिकी के अंतर्गत। और अगर भौतिकी को हम सही रूप से विभाजित करें तो इसके मात्र दो ही भाग हैं। पहला है स्थूल भौतिकी, दूसरा है सूक्ष्म भौतिकी। पहला है स्थूल भौतिकी, दूसरा है सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी को कहते हैं, स्थूल भौतिकी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अगर सूक्ष्म भौतिकी की हम बात करें तो सूक्ष्म भौतिकी को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। स्थूल भौतिकी के अंतर्गत अगर हम देखें तो स्थूल भौतिकी के अंतर्गत ज़्यादातर प्रयोगशालाएं या खगोलीय स्तर पर अध्ययन किया जाता है, तो ये कहलाता है स्थूल भौतिकी।
सूक्ष्म भौतिकी की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म भौतिकी जो होता है इसके अंतर्गत आणविक मॉडल, परमाणविक मॉडल, नाभिकीय मॉडल आदि का अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत आता है। और आगे बात करते हैं तो आपको भौतिकी के अंतर्गत बहुत सारे नियमों का भी अध्ययन करना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, जैसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े भी हैं पिछली कक्षाओं में। जैसे ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। या अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा मोटर पंप पानी जिससे बाहर निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया तब वो मोटर चालू हुआ, लेकिन उस एनर्जी को वह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा, मैकेनिकल एनर्जी में, और पानी को बाहर निकाल रहा है। और अगर बात करें तो आपने देखा होगा जनरेटर क्या करता है, जनरेटर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, लेकिन हम लोग उसे घुमाते हैं, पहले उसे हम लोग हैंडल लगाते हैं, तो हैंडल लगाने में हम क्या दे रहे हैं, उसे यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, तब वो स्टार्ट हो रहा, चल रहा है, और उसके अंदर जो वायरिंग लगी है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये हो गई जनरेटर का। कहने का मतलब क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बस इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। और अगर बात करूं तो आपको यहाँ पर यांत्रिकी के भी नियम पढ़ने हैं, आवेश संरक्षण के भी नियम पढ़ने हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको इस भौतिकी में पढ़ने हैं। और अगर बात करूं इस भौतिकी में तो भौतिकी जो है वो हर जगह है, फिजिक्स जो है हर जगह है। आप देखिए अगर टेक्नोलॉजी में हम जाएं, तकनीक में जाएं, तो हमने देखा है वायुयान उड़ रहा है, वायुयान उड़ रहा है, लेकिन आपको हो सकता ना पता हो, लेकिन आप अध्ययन करेंगे वायुयान क्यों उड़ रहा है, तो इसमें बर्नौली का सिद्धांत लग रहा है। किस प्रकार से लग रहा है आप देखेंगे आगे, इसमें बर्नौली का सिद्धांत लग रहा है, जिसके कारण वायुयान आसानी से उड़ रहा है। और अगर देखा जाए तो पहले भाप इंजन आया था, फिर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन आया, सीएनजी इंजन आया। इन सभी में क्या हो रहा है, इन सभी में कि ऊष्मागतिकी का सिद्धांत कार्य कर रहा है। भाप इंजन, पेट्रोल इंजन तथा डीजल इंजन में क्या कार्य कर रहा है, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत कार्य कर रहा है। और अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा परमाणु बम, परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य कर रहा है। और अगर बात करूं तो जैसे आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो रेडियो या फिर रडार, देखिए, अच्छा रडार की अगर मैं बात करूं तो देखिए समुद्र में कोई भी वस्तु अगर गिर जाए, बहुत गहराई होती है समुद्र की, तो वहाँ सोनार विधि से उस वस्तु को भी आसानी से खोजा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं इसमें, भौतिकी, इन सब में क्या आ रहा है, फिजिक्स का प्रयोग आ रहा है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे अगर हम ये मार्कर पकड़ें, इसे छोड़ दें तो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षण बल लगा रही है, इसलिए यह नीचे जा रहा है। इन सभी बातों का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, भौतिकी के अंतर्गत करेंगे। या फिर मान लीजिए आपने क्या किया, जल एक गिलास में लिया और उस गिलास में अपनी उंगली को डुबोया, उंगली को बाहर निकाल के जब वह जल कहीं और पे गिराया तो आपने देखा कि वह जल की जो सतह है वह गोल दिख रही है, बूंद बूंद करके गिर रही है। वह जल तो पूरी तरह से फैल सकता था, लेकिन वह गोलाकार हो जा रहा, उसका आकार क्यों हो रहा है, तो इसमें लग रहा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। या फिर और अगर बात करें तो जैसे अगर ये मार्कर है, इसे हम ऐसे घुमाएं तो कुछ समय चलेगी, उसके बाद कुछ समय पश्चात यह रुक जाएगी। कहने का मतलब क्या है, इसमें भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, जड़त्व का नियम लग रहा है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है। लेकिन यहाँ पर अगर इस मार्कर ये जाकर रुक जा रहा है तो इसमें क्या कार्य कर रहा है, फ्रिक्शन कार्य कर रहा है। क्यों फ्रिक्शन, वह नकारात्मक बल है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। तो इन सारी चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे आगे के चैप्टर में, इसलिए इस चैप्टर को दिया गया है जिससे आप भौतिकी के बारे में सार संग्रह जान सकें, इंटरलिंक हो सकें। और अगर मैं बात करूं तो भौतिकी के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा, फ्रिज में आपने देखा होगा, क्या आप जो भी यूज कर रहे हैं उसमें सब भौतिकी से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन अंदर भी अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आप खाना उसमें रखते हैं, दाल रखते हैं, तो या एक बात बताइए, एग्जाम में पूछा जाता कभी कभी कि फ्रिज में दाल
अगर रख दीजिए तो 3-4 दिन नहीं सड़ता या जल्दी खाना ख़राब नहीं होता है, ऐसा क्या है? तो वहाँ पर क्या है, अगर आप कहेंगे तो भैया फ्रिज ठंडा करता है, सामान्य सी बात नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ पर साइंस लग रही है। कैसी साइंस लग रही है? अगर साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर साइंस ये लग रही है कि खाना जब बनता है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फ्रिज में अगर आप खाना रखते हैं तो वो उस केमिकल रिएक्शन को स्लो कर दे रहा है, उसके रासायनिक इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, स्लो कर दे रहा है, जिसके कारण खाना जो है जो 10 दिन बाद खराब होने वाला था या 2 घंटे बाद खराब होने वाला था, अब रासायनिक केमिकल रिएक्शन स्लो हो गया, तब वो 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद खराब होगा। लेकिन क्या अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रिज में 20 दिन 1 महीने हफ्तों खाना रख दिया जाए तो वह क्या सड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, सड़ेगा। लेकिन ये है कि फ्रिज में रखने पर उसका प्रभाव जो है, सड़ने की जो प्रक्रिया वो स्लो हो जाएगी, काफ़ी समय लगेगा उसे ख़राब होने में। कई बार ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस की, ये बताइए गर्म खाने की अपेक्षा ठंडे खाने की अपेक्षा गर्म खाना हमें ज़्यादा स्वादिष्ट दिखता है, हम उसे ज़्यादा भी खा लेते हैं कभी कभी, ऐसा क्या है? तो इसमें भी क्या कार्य कर रहा है? पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप अध्ययन करेंगे इस भौतिकी में, पहले चैप्टर में जैसा कि इंटरलिंक किया गया है। और अगर बात करें तो इन सभी के साथ आप बहुत सारी चीज़ें भी अध्ययन करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि डेली लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज कर रहे हैं जो हमारे डेली के काम में यूज आ रहे हैं, भौतिकी से संबंध। जैसे आपने देखा होगा एक्सरे मशीन, हाथ फ्रैक्चर हो गया या कोई भी इंजरी जाए तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, जाते हैं उसका एक्सरे करवाते हैं। तो यहाँ पर भी किसका यूज हो रहा है? फिजिक्स का यूज हो रहा है, भौतिकी का यूज हो रहा है। और अगर देखा जाए तो हम लोग सामान्यतः कंप्यूटर तो यूज करते ही हैं, मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, इन सभी चीज़ों में क्या हो रहा है? फिजिक्स लग रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, फिजिक्स ऑल अराउंड हर जगह है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी की परिभाषा कि लॉ ऑफ नेचर, जहाँ पर प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाए वो है भौतिकी। हर जगह आप बैठ रहे हैं तो किस एंगल पर बैठना है, किस तरह से बैठना है, वहाँ पर फिजिक्स लगेगी। अगर आप टेढ़ा या उल्टा सीधा बैठेंगे तो आप गिर जाएंगे, चोट खा जाएंगे। या फिर आप पैर रखते हैं तो पैर को तिरछा करके नहीं रख सकते हैं, इस मार्कर को मैं ऐसे पकड़ा हूँ या फिर हम इसे इस उंगली पर रख के नहीं पकड़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, हर जगह भौतिकी लग रही है, किस प्रकार से पकड़ना है। इस मार्कर पे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जीरो ग्रेविटी लग रही है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं भौतिकी है। तो कहने का मतलब क्या है, हर जगह भौतिकी का यूज हर जगह है। आने वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे, आप बहुत आसान है। जैसे पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे मापन तथा मात्रक, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सरल हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन ये है कि हमने आपको फिजिक्स में बताया कि किस तरह से हम आप इसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर्स है, बस आपको मन लगाकर पढ़ना है आगे के चैप्टर्स। ये वीडियो जो था ये आपको बस समझाने के लिए था कि भाई फिजिक्स आपको क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात हैं। बाकी मन लगाइए, अगला चैप्टर के वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।